Hello students, through this PowerPoint presentation I would like to discuss the concept of clinical trial phases. What are the various clinical trial phases in the clinical trial? In short, we will discuss the related term, what is preclinical trials, and in short we will also discuss develop new drug development. So moving to the first slide, Amaran Srivastava, assistant professor at Hygiene Institute. Like new drug development. So before discussing the detail about the clinical trial phases, I would like to discuss the new drug development. एक्चुअली जब न्यू ड्रग डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, लाइक आपकी न्यू ड्रग का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, आप किसी ड्रग को मार्केट तक लाने के लिए क्या वर्क करना होता है, तो लाइक उसके कई फेजेस होते हैं. ड्रग डिस्कवरी की फेज़ होती है, उस ड्रग के सारे पैरामीटर्स चेक होते हैं. तो देखिए, जब हम ड्रग मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल का एनिमल में, सबसे पहले हम ह्यूमंस में ट्रायल ना करके एनिमल्स में ट्रायल करते हैं, और एनिमल्स में ट्रायल करने के बाद हम उसको ह्यूमन में ट्रायल करते हैं. तो जो इनिशियली अब जो एनिमल ट्रायल होता है, मींस आप एक तरीके से उसको कह सकते हो लेबोरेटरी टेस्टिंग. इट्स अ काइंड ऑफ लेबोरेटरी टेस्टिंग. तो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ न्यू ड्रग डेवलपमेंट में जब हम ड्रग का सबसे पहले लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, और उस बेसिकली लेबोरेटरी टेस्ट में हम देखते हैं कि उसके फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक एंड टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा, ये जो डेटा हमको लेबोरेटरी टेस्ट में विद द हेल्प ऑफ एनिमल, यहाँ पे हम किसी भी ह्यूमन को ट्रायल के रूप में नहीं लेंगे. मीन्स सबसे पहले न्यू ड्रग डेवलपमेंट में हम प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे एनिमल में. जो डेटा ऑब्टेंड होगा, लाइक हमारा फार्माकोकाइनेटिक का, फार्माकोडायनेमिक और टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा को, उस डेटा के साथ जो क्लिनिकल ट्रायल करने वाली एजेंसीज होंगी, वो एजेंसीज प्री क्लिनिकल टेस्टिंग के डेटा के साथ फाइल करेंगी, अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगी, जिसको हम बोलते हैं IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन. ये एक तरीके का एप्लीकेशन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सबमिट होगा, फाइल किया जाएगा वहाँ पे. जब वहाँ पे फाइल किया जाएगा तो ये अथॉरिटी जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि एक्चुअली अलाउ करती है कि आप ह्यूमंस में ट्रायल कर सकते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ. वो टर्म्स एंड कंडीशन एक्चुअली ये देखती है कि जो प्री क्लिनिकल स्टडीज एनिमल में हुई है, उसके फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक और टॉक्सिकोलॉजिकल डेटा के बेसिस पे, वो डेटा अगर इस तरीके से सफिशिएंट होते हैं, उनमें कोई ऐसा एडवर्स नहीं होता, तो वो ये जो अथॉरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑथराइज करती है कि ठीक है, आप इसको क्लिनिकल ट्रायल में कंटिन्यू कर सकते हैं इस ड्रग को. तब क्लिनिकल ट्रायल जो कंपनीज कर रही होंगी वो उसको क्लिनिकल ट्रायल में लेती हैं. तो बात आती है कि मीन्स व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल. तो ये एक्चुअली सच स्टडीज जो होती हैं जिनका ह्यूमन में ट्रायल करने के लिए परमिशन लिया जाता है एप्लीकेशन के थ्रू स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, यूनाइटेड. तो उसमें हम बेसिकली हम बोलते हैं कि अब हम क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हैं. प्री क्लिनिकल में हमने लेबोरेटरी टेस्टिंग एनिमल यूज़ की बात की, और क्लिनिकल ट्रायल में हम बात करें ह्यूमन के यूजेस की. इसके 4 फेजेस होते हैं. तो लाइक इस टेबल में जो फॉर्मुलेट किया गया है, प्री क्लिनिकल फेज को बोला गया, तो बट ऑब्वियस ये बात है, स्टूडेंट को क्लियर है कि नॉन ह्यूमन होते हैं चूंकि एनिमल्स में होते हैं. बेसिकली इसमें फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक और टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी, मीन्स इफिकेसी और टॉक्सिसिटी के हम पैरामीटर्स को देखते हैं. रिसेंटली जो एक नई फेज इमर्ज की गई है क्लिनिकल ट्रायल में, उसका नाम दिया गया है फेज 0. कई बार ये जीपैट में MCQs क्वेश्चन में आता है कि फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल में, या तो ये दे सकता है कि ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज क्लिनिकल ट्रायल की किस फेज में होती है. रिसेंटली इंक्लूड की गई है, ये है 0 फेज में होती है. बेसिकली इसका पर्पस इतना होता है कि ये डिटरमाइन करता है फार्माकोकाइनेटिक एंड डायनेमिक पैरामीटर को, और बेसिकली इसमें जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है ह्यूमन माइक्रोडोजिंग स्टडीज, तो इसमें बिल्कुल स्मॉल डोज पे हम देखते हैं कि किस स्मॉल डोज पे उसका थेरापेटिक इफेक्ट हमको मिल रहा है. तो उससे क्या होता है कि हमारी फर्दर जो हम डोज सेलेक्ट करेंगे, तो डोज रेंज को डिसाइड करने में उसमें हेल्प होती है, और हम मैक्सिमम डोज रेंज हम चूंकि इसी में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि फर्दर स्टडीज में यहाँ पर फेज 1, 2, 3, 4, 1 में बेसिकली जो रेंज डोज का करना है वो हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो हम यहाँ पे कर चुके होते हैं, डोज रेंज को लेके हैं. लाइक अब बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल के अंदर जो कंडक्ट करते हैं 4 फेजेस, उनकी बात करेंगे. फेज 1, 2, 3, 4.
वन का जो अनदर नेम है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डोज एस्केलेशन स्टडीज। ये बेसिकली सेवरल मंथ्स टू ईयर तक चलती हैं। इसमें सेफ्टी एंड एडवर्स इवेंट देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कितने नंबर्स ऑफ हेल्दी पर्सन लेते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगा। इन शॉर्ट अभी आपको याद रखना है कि फेज 1 को डोज एस्केलेशन स्टडीज कहते हैं और यहाँ पे सेफ्टी और एडवर्स इवेंट को हम देखते हैं। फेज 2 में हम बात करते हैं थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी, जिसमें हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल को बढ़ा देते हैं, फिर उसकी ड्रग की एफिकेसी और डोज रेंज को देखते हैं। फेज 3 में हम अगेन जो टेस्टिंग ह्यूमंस हैं वो हम बढ़ा देंगे नंबर्स में, और ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 to 4 ईयर तक चलती है। इसको बोलते हैं थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशन ट्रायल। मींस यहाँ पे जो थेरेप्यूटिक हमको डेटा मिला है उसको नंबर ऑफ पीपल्स को बढ़ा के हम उसको थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशनल ट्रायल का नाम देते हैं। एक्चुअली इसमें एक्सपैंड होता है स्टडी टू सब्सटेंशिएट इफेक्ट। फेज 4 में बात करते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस की। मार्केट में किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे और ड्यूरिंग द मार्केट, वो ड्रग मार्केट में है तो मार्केट में कितने ईयर तक हम उसको सुपरवाइज करेंगे, और उसमें हम देखेंगे कि कहीं लॉन्ग टर्म पे मार्केट का अपना कोई न्यू ट्रीटमेंट के साथ या कोई डिजीज के साथ कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा, तो उसको हम फेज 4 में रखेंगे। तो ये आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं जो एटलीस्ट याद होना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्लिनिकल ट्रायल के। आपका पूछ लेगा कि आप सेफ्टी एंड एडवर्स इफेक्ट कहाँ पे देखते हैं फेज 1 में। बेसिकली जो इफिकेसी डिसाइड होती है वो हमारी फेज 2 से होती है। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस फेज 4 होता है। तो इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे डिटेल लाइक फेज 1। फेज 1 में दैट वी आर टेकिंग द 10 to 100 हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं। अच्छा, हर वॉलेंटियर लेने का यहाँ पे पर्पज है। हेल्दी वॉलेंटियर लेने का पर्पज ये है कि चूंकि ड्रग का मॉलिक्यूल आपका नया है, आपने एनिमल में तो बशर्ते टेस्टिंग कर रखी है, लेकिन ह्यूमन पे उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। और अगर आपका इंडिविजुअल जो कि आपने वॉलेंटियर लिया है अगर ऑलरेडी वो डिजीज्ड होगा और ड्रग का भी एडवर्स इफेक्ट होगा, तो कई बार उसके डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही वजह होती है कि हम इसमें हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं, ताकि वो कुछ एडवर्स इफेक्ट अगर उस ड्रग में है भी तो उसको वो टॉलरेट कर सके। बेसिकली हम इसमें एक्सट्रीम एजेस मींस जो बहुत ही ओल्ड एज के हैं या चिल्ड्रन को इसमें एक्सक्लूड करते हैं। इसमें यंग एजेस के 10 से 100 हेल्दी वॉलेंटियर लेते हैं। इस चीज़ का एक एक्सेप्शन है जो कि बच्चों को याद रखना है। एक्सेप्शन ये है कि एंटी कैंसर, चूंकि एंटी कैंसर ड्रग हमको पता है, जो कि बेसिकली हम एंटी कैंसर ड्रग का साइड इफेक्ट बहुत ही प्रोमिनेंट होता है एडवर्स इफेक्ट। तो चूंकि जब ऑलरेडी नोन है कि एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट इसके प्रोमिनेंट होते हैं, तो हम इसको हेल्दी वॉलेंटियर में यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्दी वॉलेंटियर को हम एक्सपोज नहीं करेंगे किसी भी रिस्क के लिए, किसी लॉन्ग रिस्क के लिए। और कैंसर के केस में एंटी कैंसरस जो ड्रग होंगी लॉन्ग कैंसर रिस्क के लिए कई बार ज़्यादा उनमें प्रोमिनेंटली पाया जाता है। तो इस एक्सेप्शन है कि एंटी कैंसर ड्रग के जब हम फेज 1 देखते हैं तो बेसिकली हम इसमें कैंसर पेशेंट्स को ही इंक्लूड करते हैं। इसमें पेशेंट नॉट इन्वॉल्व, इसमें पेशेंट को हम इन्वॉल्व नहीं करते, सो इफिकेसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। पेशेंट हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे तभी हम इफिकेसी हमको डिटरमाइन नहीं होगी। इस लाइन का मीनिंग यहाँ पे है, चूंकि हम यहाँ पे इन्वॉल्व कर रहे हैं हेल्दी वॉलेंटियर, तो हेल्दी वॉलेंटियर में इफिकेसी आप कैसे डिसाइड कर सकते हो किसी ड्रग की। जब सपोज करिए आपका कोई इंडिविजुअल है जिसको कोई डिजीज है और डिजीज ट्रीट करने के लिए आपने वो ड्रग दिया और डिजीज को उसने ठीक कर दिया, तब आप डिसाइड कर पाओगे हाँ इस ड्रग की इफिकेसी है। लेकिन अगर आप हेल्दी वॉलेंटियर ले रहे हो तो आप उसकी ड्रग की इफिकेसी को डिसाइड नहीं कर सकते। यही वजह होती है कि पेशेंट नॉट इन्वॉल्व, यहाँ पे पेशेंट चूंकि इन्वॉल्व नहीं है इसलिए इफिकेसी इस फेज में डिटरमाइंड नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअली डिटर्मिनेशन इसका होता है कि इसकी टॉक्सिसिटी कैसी है और मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज क्या है। चूंकि हम यहाँ हेल्दी वॉलेंटियर ले रहे हैं वो कितना टॉलरेट कर पाएंगे, ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर का पार्ट होता है। सेम इस तरीके से फेज 2 में हम क्या करते हैं, इसको हम थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी बोलते हैं। यहाँ पे हम इंडिविजुअल नंबर ऑफ जो हेल्दी वॉलेंटियर लिए थे, हम हेल्दी वॉलेंटियर ना लेके यहाँ क्या लेते हैं, पेशेंट्स लेते हैं। तो पेशेंट का पर्पज यहाँ पे है कि जो ड्रग है हमारी वो टारगेट करते हैं कि एक्चुअल में ड्रग उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए जिसमें हम यूज करना चाहते हैं फर्दर, उसको ये ट्रीट कर पा रही है या नहीं। तो इसके लिए चूंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ा दिए, प्लस यहाँ पे पेशेंट ले रहे हैं, हेल्दी वॉलेंटियर नहीं ले रहे हैं, और ये 3 से 4 सेंटर में इस तरीके का वर्क होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 100 to 300 पेशेंट को हम इसमें कवर करेंगे। तो बट ऑब्वियस सी बात है, चूंकि हम पेशेंट कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम डिटरमाइन कर पाएंगे कि ड्रग की इफेक्टिवनेस या इफिकेसी क्या है एंड उसकी इफेक्टिव डोज क्या है।
इसी तरह हम फेज थर्ड की बात करें तो इस चीज को एक्सटेंड करके देखने वाली बात है कि लाइक थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी स्टडी को आपने थेरेप्यूटिक कन्फर्मेशनल ट्रायल कर दिया, मींस आपने यहाँ पे जो पेशेंट थे 100 से 300 इसको अप्रोक्सीमेटली 1000 पेशेंट्स कर दिया टू कन्फर्म एफिकेसी लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट ऑफ ईदर सेक्स एट सेवरल सेंटर टू इंक्लूड पेशेंट विद डिफरेंट जेनेटिक मेकअप। डिफरेंट जेनेटिक मेकअप पे कई बार ड्रग का डिफरेंस इडियोसिंक्रेसी जैसा कि हम पढ़ते हैं, कई बार ड्रग का इफेक्ट अलग होता है। तो मैक्सिमम जेनेटिक डिफरेंट जेनेटिक मेकअप आप तब इंक्लूड कर पाएंगे जब आप मैक्सिमम आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा। तो फेज थर्ड में हम काफ़ी बड़ा सैंपल साइज होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेशेंट्स लेते हैं और यहाँ पे जो रिपोर्ट आती है उसको हम क्या करते हैं कि इफ द ड्रग इज फाउंड टू बी सेफ एंड इफेक्टिव इन दिस ट्रायल देन अनदर एप्लीकेशन इज फाइल्ड टू एफडीए। एफडीए हम किसकी बात कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ पे इसमें एफडीए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में हमने फाइल किया था। स्टार्टिंग में हमने क्लिनिकल ट्रायल को कंटिन्यू करने की परमिशन ली थी। तो आपकी फेज थर्ड के बाद भी आप ये परमिशन लेते हैं कि आपकी ड्रग सेफ एंड इफेक्टिव है और एक अनदर एप्लीकेशन फाइल करेंगे ताकि उस ड्रग को मार्केट किया जा सके। तो एफडीए अलाउ करेगा कि हाँ आप उसके डेटा के बेसिस पे कि आप इस ड्रग को मार्केट कर सकते हैं। और चौथा स्टेप जो होता है फेज 4 वो पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस का होता है। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलांस मार्केट में जाने के बाद वो चीज़ सर्वेलांस में है। सर्वेलांस मीन्स आप उस ड्रग के ओवरऑल उस ड्रग पे ओवरऑल नज़र क्लिनिकल ट्रायल जो एजेंसीज हैं वो उनकी बनी हुई है। अगर लॉन्ग टर्म पे वो ड्रग का कुछ साइड इफेक्ट होता है उसको नोट डाउन किया जाएगा और उस बेसिस पे उस ड्रग पे मॉडिफिकेशन या अगर उसको स्टॉप करने की बात है तो स्टॉप किया जाएगा। तो बेसिकली ये फेज 4 जो होता है टू नो द रेयर एडवर्स इफेक्ट और दोज अकरिंग विद प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल ट्रायल फेजेस। अगर स्टूडेंट्स को बेसिकली कौन से किस क्लिनिकल ट्रायल किस फेज पे क्या है, लाइक फेज 2 पे एफिकेसी की बात करते हैं, इस पे सेफ्टी एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो इस तरीके से आप क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस को पढ़ सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।